मूवी की स्टार्टिंग में हम शाओ को देखते हैं और यहाँ पर शाओ के सामने उसके ग्रैंडपा की तस्वीर होती है। साथ ही साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है एंड वो तभी किया जाता है जब कोई गुजर गया हो। इतने में बाजू बाजू में दोनों मेड्स होती है जो कि शाओ को देख के बोलने लगती है कि न जाना बिच बेचारी की लाइफ कैसे गुजरेगी। इसके ग्रैंडपा ने किसी के साथ तो इसकी शादी फिक्स की थी, लेकिन लगता है वो लड़का इसके साथ शादी नहीं करना चाहता। यहाँ पर फिर हमें पास का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रैंडपा से बोलने लगते हैं कि तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे मेरी लाइफ में बहुत हेल्प की है और मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार रहूँगा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, जाते जाते मैं तुम्हें भी एक तोहफा देकर जाऊँगा। और यहाँ पर वो किसी दाइलू का नाम लेता है और कहता है कि तुम दाइलू के साथ शादी कर सकती हो। फिर बाद में शाओ कहती है कि क्या पता अगर दाइलू को मुझसे शादी ना करनी हो फिर उसे ज़बरदस्ती ऐसा करना होगा, लेकिन उसका ग्रैंडपा कहने लगता है कि इसकी फिक्र तुम मत करो, दाइलू एक बहुत अच्छा इंसान है तो वो तुम्हारी बात समझ सकता है और वो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करता है। यहाँ पर फिर हम वापस से प्रेजेंट के सीन में आ जाते हैं जहाँ पर दाइलू आ जाता है। यहाँ पर वो उसे ग्रैंडफादर के फोटो के सामने अगरबत्ती जलाकर उन्हें प्रेज करने लगता है। फिर बाद में वो शाओ को बाहर बुलाता है बातें करने के लिए और यहाँ पर तो वो मिलते ही उसे शादी कैंसिल कर लेता है और कहता है कि हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट थी और मुझे तुम्हारे साथ शादी नहीं करनी, क्योंकि मैं ऐसे लोग के साथ शादी नहीं करना चाहता जिसे मैं जानता ही नहीं हूँ और जिसे मैं पसंद नहीं करता। तो डाउरी के जो जितने भी पैसे होंगे मैं तुम्हें वो ट्रांसफ़र कर दूंगा, लेकिन तुम शादी कैंसिल कर देना। यहाँ पर वो उसे हाँ बोलकर रोते हुए चली जाती है। जैसे ही वो चली जाती है यहाँ पर दाइलू को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बोलने लगता है कि मुझे वो लड़की मिल चुकी है जिसने आपकी जान बचाई थी, उसका सरनेम कुछ तो मी से आता है। तो फिर दाइलू बोलने लगता है कि ठीक है, उसके साथ में मेरी मीटिंग फिक्स करवाओ ताकि मैं उसे मिल सकूं और उसे थैंक यू कह सकूं। इसके बाद में हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर शाओ ब्रेकफास्ट कर रही थी, लेकिन उसे उल्टी आने लगती है तो उसे शक होने लगता है कि कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं है और हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी और दाइलू के बीच में मेकआउट हुआ था। इसके बाद में वो चली जाती है डॉक्टर के पास में और फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट है ट्रिपलेट्स के साथ में। यहाँ पर शाओ डॉक्टर से बोलती है कि क्या मैं अबॉर्शन करवा सकती हूँ, लेकिन डॉक्टर उसे अबॉर्शन करने से सख्त मना कर देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ को जान पर डाल सकता है तो फिर तुम ये नहीं करवा सकती। फिर शाओ अपने घर पर बैठकर सोच रही होती है कि वो दाइलू को ये सारी चीज़ें कैसे बताए। इसके बाद में उसे ग्रैंडपा के असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे बुलाने लगता है क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड होने वाली थी। यहाँ पर पहले शाओ को तो उनकी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए थी, लेकिन अब उसके पास जिम्मेदारियाँ है, इसलिए वो वहाँ पर चली जाती है जहाँ पर उसकी सिस्टर लिली बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगा था तुम आया जहाँ पर आओगी, क्योंकि तुम्हें तो ग्रैंडपा की प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं चाहिए था, फिर आज कहाँ से तुम आ गई। इतने में वहाँ पर आ जाता है दाइलू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में और उसकी गर्लफ्रेंड शीन उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एक्स फ्रेंड भी यहाँ पर है तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। यहाँ पर दाइलू से कहता है कि तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिसे प्रॉब्लम होगी वो चला जाएगा और तुम्हें कोई यहाँ से नहीं निकाल सकता। फिर यहाँ पर उसका बड़ा भाई बोलने लगता है कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ हो सकती है शाओ से, तुम ऐसे कैसे अपनी डिसीजन चेंज कर सकते हो क्योंकि ग्रैंडपा यही बोल कर गए हैं। फिर यहाँ पर वो जो शीन होती है वो नाटक करने लगती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो शायद से किक कर रहा है तो मुझे पेन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो उसका हाथ छुड़ा देता है और असिस्टेंट से कहता है कि डॉक्टर को लेकर आओ। फिर वो बोलने लगती है कि नहीं अब सब कुछ ठीक है। यहाँ पर शाओ को गुस्सा आ जाता है ये सोच के कि अगर इसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है तो फिर इसने मेरे साथ नाइट क्यों स्पेंड की, और यहाँ पर वो गुस्सा होकर जाने लगती है। जहाँ पर दाइलू को लगता है कि कहीं तो उसने उसे देखा हुआ है तो वो उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन यहाँ पर जैसे ही शाओ रास्ते में जाती है उसे चक्कर सा आने लगता है और एक वाइट सूट वाला इंसान उसकी जान बचा लेता है। पीछे से वहाँ पर शीन दाइलू को बोलने लगती है कि देखा मुझे पहले से ही लगा था कि इसका बहुत पहले से ही बॉयफ्रेंड है। यहाँ पर वो उसके हाथों को टच करती है तो दाइलू गुस्से में बोलने लगता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे हाथों को टच या फिर मेरी बॉडी को टच मत किया करो, मुझे नहीं पसंद लोग मुझे टच करें और तुमने बस मेरी उस दिन जान बचाई थी इसके लिए मैं तुम्हें यहाँ पर रहने दे रहा हूँ, वरना तुम 100 बार तो मेरे हाथों से मर चुकी हो ये काम करने के लिए। यहाँ से वो उसे उठाकर लेकर जाने लगता है तो फिर दाइलू उसके पीछे जाने वाला था, लेकिन यहाँ पर शीन नीचे गिरकर नाटक करने लगती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है।
फिर बाद में यहाँ पर शाओ की नींद खुलती है तो फिर वो यहाँ पर अपने एक्स बॉयफ्रेंड जी को देखती है। जी उससे बोलने लगता है कि हमारे ब्रेकअप को 4 साल हो गया और हम 4 साल से नहीं मिले हैं, तो तुमने अपनी क्या हाल बना रखी है। यहाँ पर वो जानने लगती है तो फिर जी उसे रोक कर बोलता है कि रुको, रिजल्ट आना बाकी है। लेकिन वो कहती है कि मुझे कोई रिजल्ट का वेट नहीं करना, मुझे बस थोड़ी सी कमजोरी हो गई थी। और यहाँ पर वो अपनी प्रेगनेंसी वाली बात छुपाती है, जहाँ पर जी उसे पूछता है कि कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो। और यहाँ पर वो उसे वॉल के अगेंस्ट पिन कर देता है। इतने में वहाँ से शीन और दाइलू आता है, जहाँ पर शीन दाइलू को बोलने लगती है कि देख रहे हो हॉस्पिटल में कैसे तरीके से वो लोग रोमांस कर रहे हैं। और यहाँ पर दाइलू को उन पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर दाइलू मन में अपने आप को बोलता है कि इसमें शाओ की क्या गलती है, उसने तो मेरे साथ कुछ किया ही नहीं है, और तो और मैंने ही शादी तोड़ने के लिए कहा था। फिर यहाँ से वो लोग चले जाते हैं। दाइली और शीन कार में होते हैं, जहाँ पर शीन उसके हाथ को पकड़कर कहने लगती है कि क्या तुम प्लीज़ मेरे घर पर चलोगे मेरे साथ रहने के लिए, क्योंकि उस विला में मैं अकेले नहीं रह पाती। दाइली उस पर चिल्ला उठता है और कहता है कि वो विला स्पेशली मैंने तुम्हारे लिए लिया है, और साथ ही साथ मैं तुझे कितनी बार समझाऊँ कि तुम्हें मुझे टच नहीं करना है। और वो उसे बीच रास्ते में ही छोड़कर चला जाता है। इसके बाद में दाइली को किसी का कॉल आता है तो वो उसे कहने लगता है कि ठीक है, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शाओ को देखते हैं और यहाँ पर उसे दाइली का कॉल आता है, जो उसे एक कैफे में बुला रहा होता है। उसके ग्रैंडपा ने जो डाउरी यानी कि जो दहेज दिया होता है उसका बंटवारा करने के लिए। फिर हमें यहाँ पर रात के कॉल के बारे में वापस बताया जाता है, जहाँ पर वो होता है उसे ग्रैंडपा का फ्रेंड, जो उसे कह रहा होता है कि तुम्हारी मॉम और ग्रैंडपा के बीच में डिसाइड हुआ था कि तुम शादी करोगे तो शाओ से, क्योंकि तुम्हारी मॉम उनके लिए बहुत थैंकफुल है। जब बचपन में तुम्हें मार पड़ गए थे और तुम पर किसी का साया था, तभी उससे ग्रैंडपा ने तुम्हारी हेल्प की थी, इसलिए तुम्हें शाओ के साथ शादी करनी पड़ेगी। और यहाँ पर दाइलू मान जाता है। इसके बाद में शाओ पहुँच जाती है कैफे में और यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट देकर कहता है कि तुम्हें मेरे साथ 1 साल के लिए शादी करनी पड़ेगी। 1 साल के बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले सकती हो, और इतने पूरे टाइम के लिए सारा खर्चा मैं तुम्हारा उठाने के रेडी हूँ। साथ साथ मैं मंथली तुम्हें सैलरी भी दूंगा। यहाँ पर शाम मन में सोचने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये पेट में जो बच्चा है वो इसी का है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इसी की बनती है कि वो मेरा खर्चा उठाए। तो फिर वो उसे हाँ बोल देती है एंड वो लोग मैरिज रजिस्ट्रेशन पहुंच जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। यहाँ पर वो लोग जा रहे होते हैं तो फिर इतने में वहाँ पर शीन आ जाती है, जो आते ही शाओ को थप्पड़ मार देती है और इस पर चिल्लाने लगती है। यहाँ पर दाइलू उसके चेहरे पर खून का निशान देखता है, तो फिर दाइलू अपने असिस्टेंट को बोलता है कि शीन को फ्रांस भेज दो जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होता। फिर वो उसे लेकर हॉस्पिटल जाने के लिए बोलता है, लेकिन यहाँ पर वो उसे शाओ कहती है कि अभी नहीं, मैं घर जाकर खुद से दवा लगा लूँगी। और मन में वो सोचने लगती है कि अगर इसे पता चल गया कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो क्या पता ये मुझे भी फ्रांस भेज दे। इसके बाद में वो घर पर दवा लगा रही होती है, जहाँ पे उसे बहुत पेन होता है, तो फिर दाइलू आकर उसकी हेल्प करने लगता है। जहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग में हम देखते हैं कि वो कपड़े फोल्ड कर रही होती है। इतने में ही सिया वहाँ पर उसे चिल्लाते हुए आती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से शीन को अब्रॉड भेज दिया गया, तुम तो उसे शादी नहीं करने वाली थी। और वो उसे खींचकर बाहर लेकर आती है, जहाँ पर वो उसे सीढ़ियों से गिरा देती है और यहाँ पर शाओ के पेट में से खून निकलने लगता है, जहाँ पर दाइलू आता है और उसे फटाक से हॉस्पिटल लेकर चला जाता है। फिर बाद में डॉक्टर उसे बताने लगती है कि मिसकैरेज होने से बच गया, अगर आप थोड़ा सा भी लेट होते तो तीनों में से किसी एक बच्चे को हर्ट हो जाता। यहाँ पर दाइली को समझ नहीं आ रहा होता और वो मन में सोचने लगता है कि क्या मेरा शक सही है, क्या उस रात को वहाँ पर शीन के बदले शाओ ही थी। फिर बाद में डॉक्टर से कहता है कि मुझे जानना है कि वो बच्चे मेरे हैं या फिर नहीं, लेकिन डॉक्टर उसे बताने लगती है कि हम ये चेक तभी ही कर सकते हैं जब तक बच्चा 12 वीक्स का ना हो जाए, इसके पहले हम कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांस है बच्चे का मिसकैरेज होने का, तो फिर हम नहीं बता सकते कि बच्चे हेल्दीली बॉर्न होंगे या फिर नहीं। फिर यहाँ पर जैसे ही शाओ को होश आता है, वहाँ पर दाइलू आकर उसके चुप पर चढ़कर बोलने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें जानना है कि तुम्हारे बच्चे कैसे हैं। यहाँ पर शाओ डर जाती है कि अब इससे मैं क्या ही जवाब दूंगी। फिर दाइलू उसे पूछने लगता है कि मुझे जानना है कि आखिर वो कौन है जो इसका फादर है, लेकिन यहाँ पर शाओ उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। तो दाइलू उसे बोलने लगता है कि इतना हक तो मेरा बनता ही है क्योंकि अब हमारी शादी हो गई है। शाओ उसे कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो अभी के अभी हम डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर
दाइलू उसे वार्न करता है कि 1 साल तक तुम डाइवोर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती, डाइवोर्स होगा तो ठीक 1 साल बाद ही होगा। फिर यहाँ पर 2-3 दिन बाद जब वो अपने घर पर होती है तो फिर उसे दाइलू का कॉल आता है जो उसे कहने लगता है कि मैं अपने असिस्टेंट को भेज दूंगा तुम्हें पिक करने के लिए और तुम्हें मेरे साथ एक इवेंट पर जाना होगा। भले ही मैं तुमसे प्यार ना करता हो लेकिन तुम मेरी वाइफ हो पूरी दुनिया के सामने, तो हमें ये दिखावा करना ही होगा। यहाँ पर जब वो रेडी हो रही होती है तो वो उसके असिस्टेंट को बहाना मारकर बोलती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो वहाँ से भागने लगती है जहाँ पर उसकी टकरार जी से हो जाती है और इतने में नीचे असिस्टेंट उसका नाम जोर जोर से पुकार रहा था तो वो जी के पीछे छुपने लगती है। जी उसे बोलता है कि चलो मैं एक ऑक्शन में जा रहा हूँ तो मैं सोच रहा था किसी के साथ पैर अप करके जाने का, तो तुम मुझे मिल ही गई हो, तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगी ना? और अगर तुम्हें ना बोलना है तो ना भी बोल सकती हो, फिर मैं उस लड़की को यहाँ पर बुला दूंगा और तुम्हें उसके साथ भेज दूंगा। यहाँ पर शाह मन में बोलने लगती है कि अगर मुझे मेरी जान बचानी है तो मुझे अकेले ही जाना होगा इसके साथ में। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट कॉल करके दाइलू को सब कुछ बता देता है। दाइलू उसे गुस्से में कहने लगता है कि 1 घंटे के अंदर अंदर उसे तुम ढूंढ के निकालो वरना मैं तुम्हें और तुम्हारी जॉब दोनों को खा जाऊंगा। दूसरी ओर उसे ग्रैंडपा के फ्रेंड का कॉल उसे आ जाता है और वो उसे बोलने लगता है कि एक ऑक्शन है जहाँ पर तुम्हें जाना होगा और याद रखना तुम वहाँ पर शाह को भी लेकर जाओ, वहाँ पर मेरे बहुत सारे कलीग्स आने वाले हैं जहाँ पर हमारा बिजनेस आगे बढ़ सकता है और शाह को सभी से इंट्रोड्यूस भी करवाना और उसे अच्छी तरीके से ट्रीट करना। यहाँ पर दाइलू शाह को कॉल लगाने लगता है लेकिन शाह तो उसका कॉल इग्नोर कर देती है एंड यहाँ पर वो लोग उस ऑक्शन में पहुंच जाते हैं जहाँ पर लिली भी मौजूद होती है। फिर उसकी फ्रेंड्स बोलने लगती है कि ये तो दाइलू की वाइफ होने वाली थी, अब इसका क्या हुआ? फिर यहाँ पर लिली उनके फोटोज निकाल देती है और सीधा भेज देती है दाइलू को और एक वॉइस रिकॉर्ड भी भेजती है ये कहते हुए कि ये तो तुम्हारे साथ यहाँ आने वाली थी लेकिन यहाँ पर तो वो सी के साथ आई हुई है और वो दोनों कुछ ज़्यादा ही क्लोज नज़र आ रहे हैं। फिर बाद में यहाँ पर शाह जी को एक्सप्लेन करने लगती है कि आखिर वहाँ पर जो पॉट रखा हुआ है वो किस चीज़ का है और कौन सी डायनेस्टी का है और कौन ये बिलोंग करता है और इसे किसने बनाया है। तो फिर इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है जो उसे बोलने लगती है कि तुम भी क्या इस लड़की की बात सुन रहे हो? तुम्हें क्यों लगता है कि कंट्री साइड यानी कि गाँव वाली लड़की को इतने एंटिक पीस पॉट मसल के बारे में पता होगा? फिर यहाँ पर शाह से बोलने लगती है कि ठीक है चलो हम एक बेट लगाते हैं, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन झूठी निकली तो फिर मैं तुमसे माफ़ी मांगूंगी लेकिन अगर मैं सच निकली तो फिर तुम्हें सबके सामने सच्चाई बतानी होगी कि आखिर मैं उस दिन सीढ़ियों से कैसे गिरी थी। इतने ही वहाँ पर ग्रैंडपा वैन आ जाते हैं तो फिर लिली उनसे पूछने लगती है कि ये इसके बारे में ऐसा ऐसा बता रही है तो आपको क्या लगता है? यहाँ पर मिस्टर वैन उसे पूछता है कि चलो शाह मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे पता कि ये सामान है या फिर ये एंटिक पीस है, जहाँ पर शाह बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने लगती है। फिर यहाँ पर वो ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि तुम तो बड़ी स्मार्ट हो और तुम जो बोल रही हो वो करेक्ट है। फिर यहाँ पर ना चाहते हुए भी लिली को सभी के सामने उससे माफ़ी मांगनी पड़ती है। इतने में ही वहाँ पर आ जाता है दाइलू जो कि उस पर बहुत गुस्सा हो जाता है एंड वो उसे वहाँ से ले जाने लगता है लेकिन जी उसका हाथ पकड़ लेता है तो फिर शाह जी को बोलती है कि मुझे जाने दो और वो वहाँ से चली जाती है जहाँ पर दाइलू उसके ऊपर बहुत गुस्सा होने लगता है। यहाँ पर वो उसे उसके साथ चलने के लिए बोलता है लेकिन यहाँ पर शाह तो उसके बड़े सेंसिटिव एरिया में मारकर खुद ब खुद वहाँ से भाग जाती है। दूसरी ओर लिली उसके ड्रिंक में कुछ मिला देती है और वेटर को कहती है कि वहाँ पर जो लेडी खड़ी है उसे ये ड्रिंक दे दो। जहाँ पर जैसे ही शाह वो ड्रिंक पीती है उससे चक्कर से आने लगता है तो फिर उसे जी लेकर ऊपर चला जाता है और यहाँ पर दाइलू वेटर से पूछता है कि आपने मिसेस शाह को कहीं पर देखा है, जहाँ पर वो उसे बोलता है कि कोई तो आदमी था जो उसे ऊपर लेकर चला गया ड्रिंक करने के बाद। दूसरी ओर यहाँ पर शाह को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। फिर बाद में यहाँ पर तो वो उसे किस करने जाता है लेकिन इतने में दाइलू अंदर आ जाता है और उसे पीट देता है और उसे कहता है कि तुम्हें शर्म भी आ रही है। बाद में शाह उसका हाथ पकड़ने लगती है जहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़ के रख लेता है ताकि शाह ऐसी वैसी हरकतें ना करे। साथ ही साथ वो सी को बोल देता है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है, वो तुम्हारे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है। यहाँ पर जी कंफ्यूज हो जाता है और उसे बोलने लगता है कि मेरे बच्चे के साथ और शाह प्रेग्नेंट है, मैंने और शाह ने कभी भी नाइट स्पेंड किया ही नहीं है तो फिर वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। यहाँ पर वो उसे बोलता है कि झूठ बोलना बंद करो, तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो। और वो उसे कहते हुए जाता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ और मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ कि आगे से कभी भी इसके साथ मुझे मत दिखना। फिर वो उसे लेकर अपने रूम में चला जाता है जहाँ पर वो उसे शावर देने लगता है ताकि उसका जो हार्मोनल
हार्मोनल चेंज है वो थोड़ा सा उतर जाए। फिर इसके बाद में उसे बेड पर लेकर आता है, जहाँ पर डॉक्टर आकर उसे चेक करने लगते हैं और कहते हैं कि शायद इसके किसी ने खाने में या फिर पीने में कोई ड्रग्स मिला दिया होगा, जिस वजह से ये सब हुआ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इनका ध्यान अच्छे से नहीं रखा गया तो फिर मिसकैरेज होने के चांसेस है। उस डॉक्टर के जाने के बाद दाइलो अपने असिस्टेंट को कहता है मेड को बुलाने के लिए, ताकि वो 24 आवर्स उसका ध्यान रख सके। लेकिन यहाँ पर शाओ उसे ही रुकने के लिए इंसिस्ट करती है, जहाँ पर दाइलो पूरी रात वहीं पर रहता है। और यहाँ पर शाओ की नींद खुलती है तो उसे लगता है कि कल रात आखिर क्या हुआ था, और उसे कुछ भी नहीं याद आता। फिर यहाँ पर वो उसे पूछने लगता है कि मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारे बच्चे का फादर कौन है। यहाँ पर वो मन में सोचने लगती है कि दाइलो इतना भी बुरा नहीं है, मैं उसे सच्चाई बता सकती हूँ। इतने में दाइलो को कॉल आ जाता है शीन का, जो उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और बोलने लगती है कि प्लीज़ मुझे वापस चाइना आने दो, मुझे ये बच्चा तुम्हारे साथ करना है। यहाँ पर दाइलो उसे चिल्लाकर कहने लगता है कि तुम्हें उस बच्चे को जन्म देना है तो दो, वरना मत दो, मेरा उस बच्चे से कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है ना, और मुझे बार बार कॉल करना बंद कर दो। फिर बाद में शाओ ये सारी चीज़ें सुनकर अपना माइंड बदल लेती है और बोलती है कि मैं तो इसे अब कुछ भी नहीं बता सकती। जहाँ पर असिस्टेंट आता है और उन्हें चलने के लिए बोलता है, तो फिर दाइलो उसे अपनी गोद में उठा लेता है। फिर बाद में वो लोग घर पे जाते हैं, जहाँ पर दाइलो लिली को बोलता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। लिली कहने लगती है कि मैं तो बस मजाक कर रही थी, लेकिन मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि तुम्हारी इस मस्ती की वजह से तुम्हें पता है कि मेरा मिसकैरेज हो सकता था, और यहाँ पर गुस्से में आके वो उसे थप्पड़ मार देती है। फिर वो उसे कहता है कि तुम ऊपर जाकर रेस्ट करो, बाकी सब मैं देख लेता हूँ। लेकिन वो उसे ऊपर अपनी गोद में लेकर जाता है, क्योंकि उसका असिस्टेंट बार बार उसे बोलता रहता है कि मिस शाओ चल नहीं सकती और डॉक्टर ने मना किया है, तो फिर आपको उन्हें उठाकर ही लेकर जाना होगा। यहाँ पर मेड्स आपस में बात कर रही होती है कि शाओ मैडम तो कभी बाहर ही नहीं निकलती और वो प्रेग्नेंट है, अगर वो बाहर नहीं निकलेगी तो घर पे बैठे बैठे उन्हें डिप्रेशन हो सकता है। और ये सारी बात सुन लेता है हमारा दाइलो, तो वो ऊपर जाकर उसे काट देता है और कहता है कि जाओ अपने लिए शॉपिंग कर आओ, मैंने देखा है तुम्हारे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं है। फिर बाद में वो निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए, जहाँ पर उसे उसकी आंटी मिलती है, जो उसे चिल्लाकर बोलने लगती है कि आखिर तुम कहाँ गायब हो गई और तुम मेरे कॉल्स क्यों नहीं पिक कर रही हो। और यहाँ पर वो उससे 1 मिलियन मांगने लगती है और कहती है कि तुम्हारे अंकल ठीक नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट के लिए मुझे 1 मिलियन चाहिए, और अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई, तुम्हारे पास बहुत पैसे हैं। यहाँ पर शाओ ना बोल देती है तो वापस में सभी लोग उसकी बुराई करने लगते हैं, जहाँ पर उसकी आंटी उस पर बहुत चिल्लाती है और गुस्सा करने लगती है, और इतने में ही वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी। लेकिन वहाँ पर दाइलो आ जाता है, जो उसकी आंटी का हाथ पकड़ लेता है। फिर यहाँ पर वो अपने बॉडीगार्ड को उसे वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है। बाद में जब शाओ ड्रेसिंग रूम में कपड़े चेंज कर रही होती है तो फिर उसका बैक जिप लगता ही नहीं है, और दाइलो उसे पूछने लगता है कि आखिर कब तक तुम अंदर रहोगी, कभी ना कभी तो तुम्हें बाहर आना होगा। एंड यहाँ पर वो पर्दा खोलकर उसके बैक जिप ऊपर करने में उसकी मदद करता है, एंड वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है, जहाँ पर शाओ सोचने लगती है कि ये तो कभी भी शीन को अपना हाथ पकड़ने भी नहीं दिया करता था, और न जाने क्यों इतना कंफर्टेबल क्यों है मेरे साथ। फिर वो लोग अच्छे से डिनर करने लगते हैं। उसके बाद में हम एक सीन देखते हैं, जहाँ पर हम शीन को और लिली को देखते हैं, और शीन अब्रॉड से वापस आ गई थी। फिर बाद में वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर किस तरीके से वो लोग शाओ को अपने रास्ते से हटाएंगे। इसके बाद में जब वो घर पर बैठी होती है तो फिर वहाँ पर आ जाती है लिली, जो उसे चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे पेट में मेरे भाई का बच्चा नहीं बल्कि किसी और का बच्चा है, और वो उसके साथ में झगड़ने लगती है। यहाँ पर दाइलो उसे ऊपर भेज देता है। फिर बाद में जब शाओ अपने रूम में बैठी होती है, वहाँ पर मेड आकर उसे सूप देती है, जहाँ पर शाओ को शक आने लगता है, तो फिर वो उस मेड को सूप पीने के लिए बोलती है, लेकिन वो मेड सूप पीने से मना कर देती है, और दाइलो ये सब देख रहा होता है। दाइलो यहाँ पर आता है और उसे पूछने लगता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, जहाँ पर शाओ से बताने लगती है कि इस जिन में एलमंड मिलाया हुआ है और इस एलमंड से मुझे एलर्जी है, और जैसे मैं इसे पीऊँगी मैं मर जाऊँगी, और जानबूझ के कोई मुझे मारना चाहता है। बाद में वो उसे बोलता है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है, तो फिर वो उसे बोलती है कि लगता है तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। तो फिर दाइलो बोलता है कि मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है, एंड वो उस मेड को पूछता है कि आखिर तुम्हें ये सब किससे करने के लिए बोला, एंड उस मेड को ये सब करने के लिए लिली ने कहा होता है, लेकिन मेड उसे कुछ नहीं बोल पाती। इसके बाद में वो रात को सोने जाता है तो दाइलो सो नहीं पाता, वो शाओ के बारे में सोचने लगता है। फिर वो उसके डोर के सामने खड़ा होकर सोचता है कि मैं अंदर जाऊँ या फिर नहीं जाऊँ, क्या पता वो सो रही हो, लेकिन क्या पता उसे किसी चीज़ का प्रॉब्लम हो रहा हो। लेकिन
यहाँ पर शाओ तो दरवाज़ा खोल देती है और वो अचानक से उसे देखकर शॉक हो जाती है, जहाँ पर दाइलू बोलने लगता है कि मैं तो बस वॉक कर रहा था, न जाने तुम्हारा डोर मेरे सामने कैसे आ गया। फिर वो उसे बोलने लगता है कि कल हम लंच पर जा रहे हैं तो तुम्हें ज़रूर जाना होगा, और वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए बोलता है। फिर यहाँ पर शाओ बहुत ब्यूटीफुली रेडी होकर उस डाइनिंग वाले जगह पर पहुँच जाती है, जहाँ पर सभी लोग उसकी वाइफ की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जाओ नाम का एक क्लाइंट होता है जो बोलने लगता है कि लगता है तुम्हारी वाइफ आज खाली आ चुकी है, उन्हें पता नहीं कि मिस्टर हुओ का बर्थडे है। जहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि नहीं, मैंने एक बहुत अच्छा सा सॉन्ग प्ले करना चाहूँगी यहाँ पर, जहाँ पर वो वायोलिन प्ले करने लगती है और सभी को उसकी वायोलिन का प्ले बहुत पसंद आता है। फिर वो लोग उसकी और भी ज़्यादा तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद में शाओ बैठी होती है मिस्टर वैन के साथ में, और यहाँ पर वो लोग चेस खेल रहे होते हैं, जहाँ पर मिस्टर वैन बोलने लगते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम दाइलू के साथ कैसे रह रही हो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हार्टेड पसंद है। फिर यहाँ पर मिस्टर वैन दाइलू की सारी बैक स्टोरी बताने लगते हैं कि किस तरीके से जब वो 2 साल का था तो फिर दाइलू और उसकी मॉम किडनैप हो गई थी, और उसके बाद उसकी मॉम इस दुनिया में अब नहीं रही, जिसके बाद दाइलू बहुत ही ज़्यादा कोल्ड पर्सन हो गया है और वो ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता। इतने में दाइलू का कॉल ख़त्म हो जाता है, जहाँ पर उसे मीटिंग में जाना होता है। तो फिर वो ग्रैंडपा शाओ को कहने लगते हैं कि हमेशा याद रखना, अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत कभी भी पड़ेगी तो मैं तुम्हारी मदद करने हमेशा आ जाऊँगा, तो फिर तुम मुझे बेझिझक होकर कोई भी चीज़ बता सकती हो। दूसरी ओर हम देखते हैं लिली को और शीन को, जो फ़ोन में एक वीडियो देख रही होती है, जहाँ पर शाओ को गुंडों ने घेर रखा था और वो उसे तंग कर रहे थे। फिर यहाँ पर हम पहले वाले सीन में आ जाते हैं, जहाँ पर शाओ एक कार में जा रही होती है और वो कार ड्राइवर उसे किडनैप कर लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में वहाँ पर लिली आ जाती है, जो उसे बोलने लगती है कि ये सब काम करना बंद करो और अभी के अभी इसे दुनिया से उठा दो, और यहाँ पर लिली उसे चाकू से मार देती है, जहाँ पर आ जाता है दाइलू और उसे बचा लेता है। और यहाँ पर शाओ दाइलू को बोलने लगती है कि मेरे पेट में जो बच्चा है वो हमारा है। इतना बोलते ही वो बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर शीन वहाँ से जा रही होती है, जहाँ पर जी शीन को देखकर याद करने लगता है कि उसने उसे कहाँ पर देखा है। फिर यहाँ पर शीन अपना दिमाग लगाने लगती है और बोलने लगती है कि हमें आज दाइलू का एनिमी मिला था जो मुझ पर और शाओ पर अटैक कर रहा था, तो फिर दाइलू ने मुझे बचाया, लेकिन शाओ तो अभी हॉस्पिटल में है और साथ साथ में मुझे पता चला है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो दाइलू का नहीं है, तो फिर क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो। यहाँ पर वो हाँ बोलकर गुस्से में वहाँ चला जाता है। एंड हॉस्पिटल में आते ही वो दाइलू को पंच मारने लगता है, जहाँ पर दाइलू खुशी खुशी खड़ा हुआ सोच रहा था कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है, लेकिन यहाँ पर जी तो सारा मज़ा किरकिरा कर देता है और बोलने लगता है कि वो मेरा बच्चा है। इतने में ही दाइलू का असिस्टेंट आता है, जो दाइलू को बोलने लगता है कि जिस दिन मिसेस शाओस होटल में थी उसी दिन जी चाइना पे लौटा था, तो फिर पॉसिबिलिटी है कि वो बच्चा जी का ही है। यहाँ पर दाइलू को कुछ समझ नहीं आता। उसके बाद में हम शाओ को देखते हैं, जिसकी धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है, जहाँ पर जी उसे बोलने लगता है कि भले ही वो बच्चा मेरा ना हो, लेकिन मैं लाइफ टाइम उसे अपना बच्चा समझकर ही रखूँगा। शाओ यहाँ पर सोचने लगती है कि आखिर वो जिंदा भी कैसे बच गई। इतने में वहाँ पर दाइलू आ जाता है, जहाँ पर जी उसे कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी शाओ को इतनी सारी तकलीफ पहुँचनी पड़ रही है, अगर तुम यहाँ पर नहीं होते तो वो अपनी अच्छे से लाइफ जी रही होती। फिर यहाँ पर दाइलू उसे थोड़ा सा पास बुलाता है और उसे रूम के बाहर फेंक देता है। यहाँ पर दूसरी ओर शाओ मन में सोचने लगती है कि मैंने इतना एंकरेज करके खुद को इसको सच्चाई बताई, लेकिन यहाँ पर लगता है कि दाइलू को मुझ में विश्वास ही नहीं है, तो फिर जाने दो, बार बार मैं अपना आपको एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगी। दूसरी ओर दाइलू मन में सोच रहा होता है कि कितनी बुरी हो सकती है, इसने अपनी जान बचाने के लिए और मुझे सड्यूस करने के लिए मुझे ऐसा कहा कि इसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। आखिर कोई लड़की इतना कैसे गिर सकती है। यहाँ पर वो उससे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो, लेकिन यहाँ पर वो उसे कुछ जवाब नहीं देती। फिर बाद में उसका असिस्टेंट खाना लेकर आ जाता है, जहाँ पर से चिल्ला रहा होता है कि मुझे अंदर आने दो। फिर बाद में जैसे ही शाह उठती है तो फिर उसे उसके सर पर लग जाता है, जहाँ पर दाइलू उसे हग करने लगता है और यहाँ पर शाह बहुत ज़्यादा ही रोने लगती है। फिर बाद में दाइलू उसे लंच खिलाने लगता है, जहाँ पर शाह के लिप्स के ऊपर राइस का एक टुकड़ा लगा हुआ था, तो दाइलू उसे देखे ही जा रहा था और फटाक से वो राइस का टुकड़ा हटा देता है। इसके बाद में 2-3 दिन बाद वो डिस्चार्ज हो रही थी, जहाँ पर वो अपने कपड़े फोल्ड कर रही थी, तो दाइलू आकर उसे बोलने लगता है कि किसने कहा तुम्हें ये सब काम करने के लिए, और दाइलू उसे कपड़े फोल्ड करने लगता है, जहाँ पर उसकी ब्रा भी होती है, जिसे देखकर वो शर्मा जाता है और यहाँ पर शाह को बहुत एम्बैरेसिंग फील होने लगता है। फिर बाद में उसका
असिस्टेंट आकर बैग लेकर चला जाता है और दायलू भी उसे गोदी में उठाकर कार में बैठा देता है। इतने में दायलू खांसता है और उसके असिस्टेंट को इशारा मिलता है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट अचानक से लेफ्ट टर्न ले लेता है, जिस वजह से हमारी शाओ एकदम दायलू के ऊपर आ जाती है और यहाँ पर वो लोग किस करने लगते हैं। फिर यहाँ पर वो उसे अपनी गोदी में उठा के बेड पर डाल देता है, जहाँ पर उनके बीच मेकआउट होने की पॉसिबिलिटी तो थी, लेकिन इतने में शाओ अपने मुंह पर बेडशीट डाल देती है। यहाँ पर दायलू भी हंसने लगता है और वहाँ से दायलू के जाने के बाद शाओ सोचने लगती है कि आखिर मैं इसकी ब्यूटी के ऊपर कैसे गिरती जा रही हूँ। दूसरी ओर वो अपना काम नहीं कर पा रहा था और तो और वो शाओ के बारे में ही सोचा जा रहा था। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं जो शाओ रूम में बैठी होती है, वहाँ पर जी आ जाता है तो वो जी से पूछती है कि आखिर तुम कैसे अंदर आए। तो जी बोलने लगता है कि मैंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और वो उसे कहता है कि अगर तुम यहाँ पर खुश हो तो फिर ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर तुम ना खुश हो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। फिर हमें बहुत स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओ को लड़कियाँ बुली कर रही थी और वहाँ पर आ जाता है जी उसकी मदद करने के लिए और वो यहाँ पर प्रेजेंट में हंसते हुए बोलती है कि तुम अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदले, तुम ठीक वैसे ही हो जैसे तुम स्कूल में हुआ करते थे। फिर बाद में वो उसे हक करते हुए कहता है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम हो और अगर तुम्हारे बच्चों के लिए तुम्हें फादर चाहिए तो याद रखना मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए हमेशा हूँ। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है जाने के लिए, वहाँ पर दायलू आ जाता है और यहाँ पर शाओ डर जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि दायलू को जी नहीं पसंद और दायलू न जाने जी के साथ क्या कर दे। यहाँ पर दायलू अपने असिस्टेंट को कहता है कि इसे अभी के अभी यहाँ से बाहर लेकर जाओ और इसका एक पैर मुझे टूटा हुआ चाहिए। यहाँ पर शाओ रो रो कर उसे ना बोलने लगती है। फिर बाद में वो उसे कहता है कि क्यों, वो तुम्हारे बच्चों का डैड है इसके लिए। फिर बाद में उसका असिस्टेंट उसे लेकर बाहर चला जाता है, जहाँ पर दायलू शाओ के साथ मेकआउट करना शुरू कर देता है और वो भी ज़बरदस्ती, जहाँ पर शाओ को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। और यहाँ पर दायलू से वार्निंग देता है और कहता है कि तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है तो ज़रा सा भी मत सोचना किसी और मैन के साथ रहने का या फिर कुछ करने का। यहाँ पर से तो वो जाने लगता है तो शाओ से बोलने लगती है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो फिर क्यों ना तुम मुझे डाइवोर्स दे दो। यहाँ पर वो बोलने वाला था कि पसंद, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और इतने में उसे जी का वीसी आने लगता है, जहाँ पर उसका फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है क्योंकि दायलू उसके साथ वापस से मेकआउट करना शुरू कर देता है। दूसरी ओर जी उनका हाथ वीसी पर देख लेता है और वो वहाँ पर कुछ नहीं कह पाता। फिर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर शाओ दायलू से बोलने लगती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। यहाँ पर वो उसे डाइवोर्स मांगने लगती है, जहाँ पर दायलू को गुस्सा आ जाता है और वो अटैक कर देता है सीधा शाओ की फैमिली की कंपनी में, जहाँ पर शाओ से माफ़ी मांगने लगती है। तो फिर दायलू चुपचाप बैठ जाता है और उसे हक कर देता है और वो उसे बोलना चाहता है कुछ तो, लेकिन वो बोल नहीं पाता। फिर दरवाजे पे खड़े होके वो खुद से ही कहने लगता है कि मैं तुम्हारे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वो ये सारी चीज़ें शाओ के मुंह पर नहीं बोल पाता। दूसरी ओर शाओ सोचने लगती है कि दायलू मेरे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है तो फिर मैं उसके साथ नहीं रह सकती। एंड उससे वैन ग्रैंडपा की याद आने लगती है क्योंकि उन्होंने उसे कहा होता है कि अगर उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी या फिर कोई भी हेल्प की आवश्यकता होगी तो फिर वो उसकी हेल्प ज़रूर करेंगे। और यहाँ पर वो ग्रैंडपा वैन को कॉल लगाकर मिलने के लिए बुलाती है, लेकिन वो ये बात दायलू से छुपाने के लिए बोलती है। दूसरी ओर दायलू अपने असिस्टेंट से पता लगा रहा था कि आखिर शीन कहाँ पर है, जहाँ पर उसका असिस्टेंट बोलने लगता है कि न जाने क्यों शीन का लोकेशन ट्रैक ही नहीं हो पा रहा है। दायलू से बोलने लगता है कि लिली किसी को भी चाकू नहीं मार सकती, वो एक बार किसी को बुली कर सकती है, उस पर चिल्ला सकती है, साथ ही साथ वो किसी को थप्पड़ भी मार सकती है, लेकिन किसी की जान लेना वो उसे कभी किसी ने नहीं सिखाया। तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर शीन का या किसी और का हाथ होगा। दूसरी ओर वहाँ पर आ जाती है लिली, जहाँ पर वो शाओ के पर चिल्ला रही होती है। इतने में ही वहाँ पर दायलू आ जाता है और वह शाओ को बोलने लगता है कि तुम जो चाहोगी वो हम लिली के साथ करने के लिए रेडी है। यहाँ पर लिली शाओ की और बहुत गुस्से से देखने लगती है, जहाँ पर शाओ बोलने लगती है कि सबसे पहले इसने मेरे ड्रिंक में कुछ से ड्रग्स मिलाए थे और अब मुझे जान से मारना भी चाहती है, तो मैं चाहती हूँ कि ये जेल चली जाए लाइफ टाइम के लिए। फिर यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि क्यों, ऐसा मेरा भाई मेरे साथ कभी नहीं कर सकता, जहाँ पर दायलू से साफ साफ कह देता है कि उसकी वाइफ जो चाहेगी वैसा ही होगा। यहाँ पर लिली उसे माफी मांगकर बोलने लगती है कि तुम अपनी वाइफ की बात क्यों सुन रहे हो। दूसरी ओर शाओ से कहती है कि मैं इस लड़की का शक्ल और नहीं देखना चाहती, लेकिन अगर ये बताने के लिए रेडी है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया और किसने उसे ऐसा करने के लिए कहा तो मैं इसे माफ कर सकती हूँ। जहाँ पर वो कुछ नहीं बोलती तो दायलू अपने असिस्टेंट को लिली को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है।
इतने में यहाँ पर हम शीन को देखते हैं, जिसका असिस्टेंट उसे कॉल कर कर सब कुछ बता देता है। और शीन को लगने लगता है कि अगर उसे पता चल गया कि ये सब मैंने किया है तो वो तो मुझे जान से ही मार देगा। इसके बाद में शाओ बाथरूम में गिर जाती है और वो टॉवल में होती है, जहाँ पर दाइलू उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोलती। तो दाइलू दरवाज़ा तोड़कर अंदर चला जाता है और उसे बेड पर लिटा देता है। एंड देन फिर वो उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है, लेकिन उसे बहुत हर्ट हो रहा था। और फिर न जाने क्या सोचकर दाइलू के दिमाग में आता है कि वो उसे वहाँ पर किस करने लगे। फिर वो उसे वहाँ पर किस करने लगता है, जहाँ पर शाओ रोने लगती है। और यहाँ पर दाइलू घबरा सा जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्यों रो रही है। वो उसे सॉरी बोलकर वहीं से चला जाता है। दूसरी ओर शाओ सोचने लगती है कि मैं इसे क्या समझूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि दाइलू मेरे साथ फेक बिहेव कर रहा है या फिर वो सचमुच मुझे पसंद करने लगा है। और यही बात सोचते सोचते वो रोने लगती है। इसके बाद में शाओ जब घर पर होती है तो डॉक्टर उसे चेकअप करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पर शाओ को समझ नहीं आ रहा होता कि डॉक्टर आखिर उसे इतने अर्ली स्टेजेस पे इंजेक्शन क्यों दे रहा है। तो उसे शक जाने लगता है और घर पर एक भी मेड नहीं होती। तो फिर वो दाइलू को कॉल लगाने जाती है, लेकिन जैसे ही वो डॉक्टर उस चीज़ को देखता है उसका फ़ोन फेंक कर उसे ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगाने लगता है। लेकिन शुक्र है कि उस टाइम पे ग्रैंडपा वैन आ जाते हैं और वहाँ पर उनका असिस्टेंट उस डॉक्टर को मार कर गिरा देता है। और वहाँ पर शाओ को बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इतने में ही दाइलू आ जाता है जो उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगता है। यहाँ पर शाओ की जो हार्ट बीट है वो स्टॉप हो जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे सीपीआर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उठती नहीं। फिर बाद में उन्हें एक आइडिया आता है, तो फिर वो दाइलू को अंदर बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि शायद तुम्हारी आवाज़ इसके कान तक पहुँच रही हो, तो फिर वो उठ जाए। यहाँ पर वो उसे बहुत रो रो कर बोलता है कि तुम बस एक बार उठ जाओ, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम्हें डाइवोर्स चाहिए तो मैं वो भी तुम्हें दे दूँगा। यहाँ पर शाओ के आँख से आंसू आने लगते हैं, लेकिन उसकी हार्ट बीट अभी तक वापस नहीं आई होती। फिर बाद में वो उसे बहुत ज़्यादा रोते हुए कहता है कि ठीक है, मेरे लिए ही ना सही, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो इस दुनिया में आ जाओ। और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। फिर फाइनली शाओ की हार्ट बीट वापस आ जाती है। यहाँ पर दाइलू उसे फोरहेड पर किस करता है और बाहर चला जाता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। इतने में वहाँ पर उसका असिस्टेंट आता है और उसे बताने लगता है कि आखिर उसे किस टाइप का इंजेक्शन दिया गया था। यहाँ पर दाइलू को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि अभी क्या पता लगा कर आओ कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है। इतने में ही जी वहाँ पर वापस गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हर बार तुम्हारी वजह से वो मुसीबत में पड़ा करती है। अगर तुम नहीं होते तो ये सब बिल्कुल नहीं होता। आखिर तुम इसे किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हो, मुझे बताओ। यहाँ पर डॉक्टर आ जाती है और उन्हें कहने लगती है कि यहाँ पर 2 जन नहीं रुक सकते, तो आप में से किसी और को रुकना होगा। तो जी बोलने लगता है कि तुम यहाँ पर नहीं रुक सकते, तुम्हारी वजह से उसके साथ ये सब हुआ है। तो क्या पता तुम्हें देखने के बाद वो वापस से शॉक में पड़ जाए। और उसका असिस्टेंट भी उसे सेम चीज़ कहता है। तो फिर दाइलू वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जी शाओ के फोरहेड पर किस करता है और वैसे ही शाओ की नींद टूट जाती है। फिर यहाँ पर वो जी से पूछती है कि क्या तुम कब से यहाँ पर हो। तो जी बोलने लगता है कि हाँ, दाइलू यहाँ पर था, लेकिन वो बहुत पहले ही यहाँ से चला गया। फिर बाद में यहाँ पर शाओ को याद आने लगता है कि दाइलू ही रो रो कर उसे उठने के लिए कह रहा था। फिर उसे लगता है कि क्या पता वो बस हेलुसिनेट कर रही हो, यानी बस इमेजिन कर रही हो। एंड फिर यहाँ पर डॉक्टर्स आ जाते हैं शाओ को चेक करने के लिए। बाद में ग्रैंडपा दाइलू पर चिल्ला उठते हैं कि जब से तुम्हारी शादी हुई है वो हर बार किसी न किसी प्रॉब्लम में पड़ जाती है। मुझे तो लग रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दाइलू ग्रैंडपा को बोल देता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बार उठ जाए फिर मैं उसे डाइवोर्स ले लूँगा। ये चीज़ सुनकर तो ग्रैंडपा भी शॉक हो जाते हैं। फिर हमें डॉक्टर दाइलू को बताने लगते हैं कि इस बार जो कुछ भी हुआ है उस वजह से शाओ के पेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। तो फिर चांसेस है कि डिलीवरी के टाइम पर शाओ की जान को खतरा हो सकता है। तो फिर हमें सुरक्षित रहना होगा और ऐसा भी हो सकता है कि डिलीवरी का जो टाइम है उसके पहले ही बेबी बॉर्न हो जाए। दूसरी ओर यहाँ पर जी दाव का ध्यान रख रहा होता है। इतने में ही दाइलू वहाँ पर आ जाता है और शाओ दाइलू से पूछने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और यहाँ पर दाइलू से कहता है कि मुझे डाइवोर्स लेना है। इतने में उसका असिस्टेंट आकर पूछने लगता है कि मिस शीन चाइना से आ चुकी है, उनका कॉल आया था कि मिस शीन चाइना में आ चुकी है, उनका कॉल आया था, उन्हें कौन से वाले घर पर रखना है। और ये बात सुनकर शाओ को गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर शाओ डाइवोर्स के लिए हाँ बोल देती है और उसे तभी के तभी वहाँ से जाने के लिए बोलती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। यहाँ पर उसका असिस्टेंट दाइलू को कहता है कि मुझे लगता है कि मिस शाओ आपसे प्यार करती है। तो फिर दाइलू बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता। असिस्टेंट बोलने लगता है कि अगर आप कब तक कन्फेस नहीं करोगे तब तक ये सारी चीज़ें सॉर्ट नहीं हो सकती। यहाँ पर शीन आ जाती है, जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि इसके फ़ोन को अच्छे से ट्रेस करो और इसे विला के बाहर जाने भी मत देना।
फिर यहाँ पर दाइलू आ जाता है जहाँ पर वो उस डॉक्टर को लेकर आया होता है। डॉक्टर को वो पूछने लगता है कि आखिर इस लड़की को देखो, क्या तुम इसे पहचानते हो? तो डॉक्टर बोलने लगता है कि नहीं। यहाँ पर दाइलू उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और एक एक करके उसकी सारी हड्डियाँ मोड़ने लगता है। और यहाँ पर शीन ये सारी चीज़ें देखकर शॉक हो जाती है और बहुत ज़्यादा डरने लगती है। फिर वो अपने असिस्टेंट को उस डॉक्टर को वहाँ से ले जाने के लिए बोलता है एंड इसके बाद में वो शीन को बोलता है कि देखा मैंने इस डॉक्टर का क्या हाल किया, सेम वैसा ही हाल उस इंसान का होगा जिसने शाह को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। दूसरी ओर उसके ग्रैंडपा शाह को देखकर सोच रहे होते हैं कि हमने लगता है ज़बरदस्ती शाह की शादी दाइलू के साथ करवा दी है। यहाँ पर उसका ग्रैंडपा पूछने लगता है कि तुमने मुझे कॉल किया था किस चीज़ के लिए, और वो उसे बोलने लगती है कि एक्चुअली मुझे दाइलू से डिवोर्स चाहिए इसके लिए। साथ ही साथ वो उसे बता देती है कि दाइलू की गर्लफ्रेंड भी है जिसके साथ वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है और वो उसे माफ़ी मांगते हुए कहने लगते हैं कि अगर मुझे पता होता कि उसकी गर्लफ्रेंड है जो प्रेग्नेंट है तो मैं कभी भी ये शादी को नहीं होने देता। इसके बाद में ग्रैंडपा वहाँ से जा रहे होते हैं तो फिर दाइलू उनसे बात करता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे इग्नोर कर देते हैं। तो ग्रैंडपा चले जाते हैं शाह के कमरे में और यहाँ पर दाइलू भी आ जाता है, जहाँ पर दाइलू शाह बताने लगते हैं कि दाइलू ने तो ऑलरेडी डाइवोर्स के लिए मुझे पूछ ही लिया है। ग्रैंडपा को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। यहाँ पर शाह उठती है तो उसे बैक में पेन होने लगता है एंड दाइलू वहाँ पर चला जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। ग्रैंडपा वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर बाद में दाइलू शाह को बोलने लगता है कि बस तुम मुझे 5 मिनट का समय दो, बस तुम मेरी बात सुन लो, इसके बाद तुम्हें जो कहना है जो करना है तुम कर सकती हो। और यहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स फेस करने लगता है और यहाँ पर शाह बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर रोने लगती है। तो फिर वो उसे हक करने लगता है। यहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हारी बैली में जो बच्चा है वो सिर्फ मुझे डैडी बुलाना चाहिए। इसके बाद में वो उसे शीन के बारे में पूछती है, लेकिन दाइलू से कह देता है कि मैं तुम्हें उसके बारे में आराम से बताऊंगा, एक बार तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओ। फिर यहाँ पर जी आ जाता है जो उन दोनों को किस करता हुआ देख लेता है। इसके बाद में दाइलू जब शाह की देखभाल कर रहा होता है तो उसके असिस्टेंट का कॉल आता है, जहाँ पर वो उसे बताने लगता है कि शीन घर से भाग चुकी है। फिर वहाँ पर उसे जाना पड़ता है, जहाँ पर वह शाह को बोलते जाता है कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना ही होगा। इसके बाद में वो उसका असिस्टेंट उसे बताने लगता है हमने सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश की लेकिन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया है, न जाने वो अचानक से यहाँ से कैसे गायब हो सकती है। दूसरी ओर हम देखते हैं चीन को जो किसी और लड़की के साथ गायब हो गई थी और यहाँ पर वो वापस से प्लानिंग करने लगती है कि किस तरीके से वो दाइलू के साथ अपनी लाइफ स्पेंड करे और शाह को अपनी लाइफ से निकाल सके। इसके बाद में दाइलू आ जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर शाह को होश आता है तो फिर शीन का टॉपिक निकल जाता है और दाइलू उससे माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही पड़ेगी। यहाँ पर शाह गुस्से में आकर बोलती है कि तो मेरा क्या? दाइलू बार बार बोल रहा था कि ये बच्चा तुम्हारा और जी का है, लेकिन यहाँ पर शाह गुस्सा होकर कहने लगती है कि मैं तुम्हें 100 बार बोल चुकी हूँ कि ये बच्चा तुम्हारा है। एंड वो उसे उस रात के बारे में याद दिलाने लगती है। गुस्से में आकर दाइलू अपने असिस्टेंट को अंदर बुलाता है और कहने लगता है कि तुम तो कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें शीन की वजह से हुई है, लेकिन यहाँ पर तो उस रात को शाह थी। फिर यहाँ पर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एंड उन्हें पता चल जाता है कि उस रात में वहाँ पर शीन नहीं बल्कि शाह थी और शीन ने ये सारी चीज़ें जानबूझकर प्लान की थी ताकि वो दाइलू के साथ शादी कर सके और उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। फिर यहाँ पर वो दोनों हक करने लगते हैं, जहाँ पर दाइलू शाह को बहुत ज़्यादा सॉरी बोलता है क्योंकि वो उस पर कभी ट्रस्ट नहीं कर पाया, लेकिन वो उसे प्रॉमिस करता है कि आगे से वो उस पर हमेशा भरोसा करेगा। इसके बाद में वो उसे किसी करते जाता है। बाद में जब वो वहाँ से चला जाता है तो फिर वहाँ पर जी का भाई आ जाता है जो कि शाह को उल्टी सीधी बातें कर कर फंसाने लगता है और कहने लगता है कि तुम्हारा जो हस्बैंड दाइलू है वो बहुत टाइम से अपनी मम्मा का लाश ढूंढ रहा है जो वहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी पर पाई गई है और यहाँ पर हमारे में शर्त लगी है कि अगर वो तुमसे डाइवोर्स ले लेगा तो फिर वो प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी, यानी कि उसकी मम्मा की स्केलेटन। यहाँ पर शाह को विश्वास नहीं होता तो फिर उसका भाई बोलने लगता है कि एक काम करो, तुम उसे कॉल कर पूछ लो कि उसकी मॉम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर तुम। यहाँ पर वो उसकी मॉम का ही साइड लेता है कॉल करने पर, जहाँ पर शाह को बहुत रोना आ जाता है और यहाँ पर वो एक लेटर लिख देती है। साथ ही साथ में वो ग्रैंडपा वैन को अपने मैरिज सर्टिफिकेट्स दे देती है ताकि वो उसका डाइवोर्स पेपर्स बना सके। इसके बाद में वो वहाँ से ये जगह छोड़कर चली जाती है, जहाँ पर जब दाइलू अपने घर पर होता है तो असिस्टेंट उसे बोलता है कि बाहर आपकी मॉम की लाश पड़ी है। एंड जैसे ही वो बाहर जाता है, बाहर एक स्केलेटन और साथ ही साथ में एक सिल्वर का ब्रेसलेट होता है। यहाँ पर दाइलू को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो फिर दाइलू पहले की बातों को रिकैप करना शुरू कर देता है और बाद में वो शाह को कॉल लगाता है, जहाँ पर शाह उसका कॉल नहीं पिक करती। फिर वो फटाक
से भाग के चला जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर शाओ का लिखा हुआ लेटर वहीं पर होता है और शाओ उसे सारी चीज़ों के लिए थैंक यू बोलती है। साथ ही साथ में वो उससे माफ़ी भी मांगती है और ये भी बोलती है कि प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे कभी भी ढूंढते हुए कहीं पर भी मत आओ। और यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को बोल देता है कि जल्द से जल्द मुझे सारे CCTV फुटेज चाहिए और मुझे जानना है कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। एंड यहाँ पर वो चला जाता है जी के भाई से मिलने के लिए उसके ऑफिस में और वहाँ पर जाते ही वो उसे थप्पड़ मार देता है और बोलने लगता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। दूसरी ओर जी भी अपने भाई पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैंने आपसे बातें शेयर की, इसका मतलब ये नहीं कि आप उल्टा तरीका इस्तेमाल कर रहे हो कि ये सारी चीज़ें पाने के लिए। मैं कभी भी शाओ को रोता हुआ नहीं देख सकता। यहाँ पर फिर बाद में बेचारा दाइलू उसकी फ़ोटो देखते देखते बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। दूसरी ओर हम शीन को देखते हैं जहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर शीन तो मेंटली पागल ही हो गई थी। यहाँ पर साथ साथ में दाइलू भी होता है जो उसे कहने लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया उन सब की सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। इसके बाद में दाइलू को पता चल जाता है कि शाओ कहाँ पर है और यहाँ पर शाओ एक शॉपिंग सेंटर के बाहर होती है, जहाँ पर वह अचानक से सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाती है। इसके बाद में वो लोग उसे जल्दी से लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं और वहाँ पर वो बहुत प्यारे से बच्चे को जन्म देती है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर बोलने लगती है कि हमें लगता है कि हम उसे बचा नहीं पाएंगे। फिर बाद में कुछ टाइम बाद डॉक्टर आकर बाहर बोलने लगती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमने उसकी मम्मा को भी बचा दिया है, लेकिन उसकी मम्मा अभी बहुत सेंसिटिव है, आपको उन पर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा, उनके हर एक बॉडी पार्ट वीक हो चुके हैं, तो फिर आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर दाइलू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। यहाँ पर इतने में ही ग्रैंडपा वैन आ जाते हैं जो बोलते हैं कि तुम इतने क्या खुश हो रहे हो, तुम्हारा डाइवोर्स हो गया है। फिर बाद में बेचारा दाइलू उन्हें सारी कहानी बताने लगता है और कहता है कि डाइवोर्स तो कैंसिल हो चुका था ना। इसके बाद में वो लोग शाओ के उठने का इंतज़ार करते हैं एंड फाइनली शाओ आके खोली देती है, जहाँ पर दाइलू तो रोने ही लगता है। इसके बाद में हम हमारा फाइनल सीन देखते हैं जहाँ पर वो लोग एक बार फिर से मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की फीलिंग कन्फेस करते हैं और उनके हाथों में उनके न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं। फिर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।